गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध यानी मगध का उदय। ठीक है, तो देखते हैं राइज ऑफ मगध को। राइज ऑफ मगध यानी मगध का उदय, यानी कि मगध जो है वो कैसे शक्तिशाली हो गया। हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे कि कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। उनकी राजधानी उम्मीद है सबको याद होगी, और किस लिए मशहूर है उम्मीद है सभी को याद होगा। मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल भी दे दूंगा, पिछली क्लास का डिटेल यानी वीडियो लेक्चर ऊपर दे दूंगा यहाँ पे आई बटन पर। तो चलिए तब तक जो है हम लोग देखते हैं मगध के उदय को, राइज ऑफ मगध। तो मगध के उदय का देखते हैं कि कारण क्या था, मगध के उदय का क्या कारण था। तो उसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहले देखते हैं कि 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। ठीक है, इसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो कौन हो गया, सबसे शक्तिशाली कौन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मगध। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा हो गया, तो मगध हो गया। मगध का संस्थापक जो है, मगध का जो संस्थापक है वो माना जाता है बृहद्रथ को। ठीक है ना, तो इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें माइथोलॉजी होती है और कुछ चीज़ें हिस्ट्री का पार्ट होती है। तो ये मिथ का पार्ट है। ये बृहद्रथ जो थे उनके बेटे का नाम जरासंध था, जिसको फिर भीम ने 2 हिस्सों में चीर दिया था। तो जरासंध का अखाड़ा है बिहार में है, किस जगह पे है मुझे बताना है कि जरासंध का अखाड़ा कहाँ है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल से नहीं जाऊंगा यहाँ पर, नहीं तो हमारा टॉपिक भटक जाएगा। हम आते हैं मगध के उदय के ऊपर में। मगध का उदय, इसका कारण क्या था। जैसे कुछ आर्थिक बदलाव हो रहे थे, कुछ राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, और कुछ भौगोलिक जो थी वो स्थिति थी मगध की, जिसके कारण मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली हो गया। तो सबसे शक्तिशाली होने के पीछे जो कारणों में था उसको देखते हैं इकोनॉमिक कारण, इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज में देखें तो मगध जो था वहाँ पर कई सारी नदियाँ थी। ठीक है ना, कई सारी नदियों का वहाँ पर जो था जाल था। ठीक है, हम लोग अगर इसको नॉर्मली देखें, इसको इस तरह से, ये गंगा नदी थी, ये गंगा नदी मगध के क्षेत्र से होकर बहती थी। इसमें उत्तर से और दक्षिण से आके कई सारी नदियाँ जो है आके मिल जाती थी। जैसे कुछ हम लोग प्रमुख नदी को देखें तो हम लोग देखते हैं गंगा है, सोन है, गंगा के साथ जो मिल जाती थी गंडक है, सोन है। तो सोन नदी, सोन, गंडक ऐसी करके बहुत सारी नदियां थी, पुन वगैरह, कई सारी नदियों के बिल्कुल क्षेत्र में पड़ता था मगध के क्षेत्र में ये नदियां पड़ती थी। तो इन यहाँ पर क्या थे, जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता थी। मिट्टी कैसी थी, जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता थी। और जिनको ज्योग्राफी का बहुत बेसिक ज्ञान भी होगा वो जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो मगध में क्या हो गया कि अनाज वगैरह बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादित होता था। अनाज इतना उत्पादित होता था कि अनाज को वो लोग बाहर में एक्सपोर्ट भी करते थे। अनाज क्या था, सरप्लस था। तो वहाँ पर क्या हो गया, अनाज सरप्लस था। इकोनॉमी के लिए बहुत बेसिक, यानी प्राइमरी सेक्टर एकदम दुरुस्त। इकोनॉमी में बताऊंगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पर देखें खेती को हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर उनका एकदम सुदृढ़ था। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री को, सेकेंडरी सेक्टर को। तो इस क्षेत्र में क्या पड़ता था, छोटा नागपुर का पठार पड़ता था। छोटा नागपुर का पठार जो था वहाँ पर लौह अयस्क की जो है वो प्रचुरता थी, और ये लोग लोहे का ज्ञान जान गए थे। तो यहाँ से ये लोग क्या करते थे, लोहा उठा के निकाल के लेके आते थे, लोहे के कुछ कृषि उपकरण बनाते थे, और साथ ही साथ ये क्या करते थे, लोहे का इस्तेमाल करके तलवार उलवार और बाकी चीज़ें भी ये लोहे का इस्तेमाल करके बनाने लग गए थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर भी एकदम सही है, और जब प्राइमरी सेकेंडरी सही है तो यहाँ पे उपयुक्त कर भी ये लोग दे पाते थे अपने शासक को, यानी अपने राजा, उस समय राजतंत्र था तो उसको दे पाते थे। तो आर्थिक स्थिति देखें यहाँ पर तो एकदम सुदृढ़ थी। कैसी थी, सुदृढ़ थी। इकोनॉमी कैसी थी, एकदम बूस्ट कर रही थी वहाँ की इकोनॉमी। फिर हम लोग पॉलिटिकल कॉज को लें, पॉलिटिकल कारण को हम लोग दें, मगध के उदय के कारण। तो हम लोग देखते हैं
कि मगध के जो राजा हुए वो एक से बढ़कर एक राजा आए मगध में, वो हम लोग आगे देखेंगे कि तो पॉलिटिकली जो था मगध एकदम दुरुस्त था, यानी एक से बढ़कर एक राजा हुए, समाज में कई सारे परिवर्तन हो रहे थे। तो इस तरह से मगध को राइज करने में बहुत महत्वाकांक्षी राजा रहे मगध की। अभी भी आप देखिए, अभी भी जो है महत्वाकांक्षा जो है वो यहाँ के शासकों की बहुत तगड़ी है ना। चाहे वो कोई नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, सबकी इच्छा होती है कि जाके केंद्र में प्रधानमंत्री बने। तो ये हमारे डीएनए में है कि हमारी जो पॉलिटिकल जो होती है विल वो बहुत स्ट्रांग होती है, हम लोग महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो थी यहाँ के राजाओं की वो बहुत बड़ी थी। हर राजा जो है वो सम्राट बनने के बारे में सोचता था, और वो कैसे सोचता था और क्या उसका इतिहास है, हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी उदय पर ही रहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की हम लोग बात करें तो हमने बताया ही कि भाई इकोनॉमी क्यों बूस्ट थी, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी। भौगोलिक स्थिति ये थी कि यहाँ पे पानी की प्रचुरता थी, नदियाँ बहुत अच्छी थी, गंगा नदी थी और सोन गंडक वगैरह नदियाँ थी। दूसरी बात क्या थी कि यहाँ के ज्योग्राफी के अनुसार से इसका जो लोकेशन था, राजधानी जो बाद में पटना पाटलिपुत्र बना, वो एक जल दुर्ग की स्थिति थी। उसी तरह इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी राजगृह जो एक राजधानी थी ग्रीवराज, वो एक पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वो भी एक दुर्ग का स्थिति था। तो इस तरह से भौगोलिक स्थिति भी इसकी बहुत अच्छी थी, यानी किसी भी तरह के आक्रमण से इसको सुरक्षा प्रदान करता था इसकी भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये तीनों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और इसके बाद मगध वंश का जो इतिहास मिलता है, ठीक है ना, बृहद्रथ वंश इसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन असल में जो इतिहास मिलता है वो हर्यंक वंश से शुरू होता है। मगध का इतिहास है ना, हिस्ट्री में हर्यंक वंश पहले आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। इसके बाद आने वाले और भी वंशों को हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन ये क्रम जो है 4, इसको तो एकदम से घोटा हुआ होना चाहिए, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन का बात ही नहीं है। पहले हर्यंक वंश था, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। इसी क्लास में बाकी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। चलिए अब हर्यंक वंश को देख लेते हैं थोड़ा सा। हर्यंक वंश जो था उसको हम लोग थोड़ा ढंग से देख लेंगे, उतना भी ढंग से कि हमारा कोई प्रश्न ना छूटे। हर्यंक वंश का जो संस्थापक था जो बिंबिसार था, ठीक है ना, हर्यंक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन कई बार नए स्टूडेंट्स को आता है बिंबिसार और बिंदुसार में। बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश के राजा थे बिंदुसार, ठीक है ना, और अशोक के पिताजी और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, ठीक है ना, क्या नाम था, बिंदुसार। लेकिन हर्यंक वंश जहाँ से असल में इतिहास शुरू होता है, इसके संस्थापक थे बिंबिसार, है ना। तो बिंबिसार और बिंदुसार में कन्फ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो संस्थापक थे इसके हर्यंक वंश के कौन से थे, बिंबिसार। यहाँ से मगध का रियल इतिहास शुरू होता है, असल इतिहास जो है मगध का वो यहीं से शुरू होता है। बाकी वो माइथोलॉजी में जो है उसको हम लोग वहीं तक कंसीडर करेंगे कि जरासंध और वो बृहद्रथ तक ही कंसीडर करेंगे। तो संस्थापक जो थे ये थे बिंबिसार, और ये 544 बिफोर क्राइस्ट का समय था, यानी ईसा के जन्म से 544 साल पहले का समय था। उस समय का जो समय था, उस समय में महात्मा बुद्ध वो इन जगहों पे भटका करते थे, वो चला करते थे इन जगहों पर। तो यहाँ पर जो थे बिंबिसार जो थे वो महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे। इनका झुकाव जो था वो बौद्ध धर्म के तरफ था, ठीक है ना, बहुत प्राचीन धर्म था, बहुत प्राचीन। हिंदू धर्म वगैरह से भी एक समझिए थोड़ा प्राचीन ही इसको मान सकते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संस्थापक थे इसके बिंबिसार। 544 ईसा BC बिफोर क्राइस्ट जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बिफोर क्राइस्ट को हम लोग ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसकी राजधानी इन्होंने राजगृह को बनाया था, ठीक है ना, क्योंकि पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। कितनी पहाड़ियाँ थी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। राजधानी इसकी थी राजगृह, या इसी को ग्रीवराज भी बोलते हैं, ग्रीवराज या राजगृह एक ही बात है। जो फेमस उसके जो वैद्य थे, राजवैद्य, उनका नाम था जीवक, ठीक है ना। जीवक इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार महात्मा बुद्ध का भी उपचार किया था,
महात्मा बुद्ध की सेवा करने का जीवक को मौका मिला। और अवंती, ठीक है ना, अवंती के जो राजा थे चंद्र प्रद्योत, उसको पांडु रोग जब हो गया था, यानी पीलिया रोग हो गया था, तो उसकी भी सेवा किसने की थी? तो यही जीवक ने उनकी सेवा की थी, जाके उनको सही कर दिया था, ठीक है ना। तो ये है, ये रहा हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार। अब हम लोग बात करते हैं कि राजा जो बिंबिसार थे वो काफ़ी ज़्यादा समझदार राजा उनको मान सकते हैं। तो वो समझदार ये थे कि उन्होंने युद्ध के बजाय उन्होंने शादी करके अपना जो है शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने विवाह किए, जिनमें प्रमुख विवाह थे महाकौशला, जो कौशल देश की राजकुमारी थी, उसके साथ उन्होंने शादी की। चेल्लना, जो वैशाली की राजकुमारी थी, उसके साथ शादी की। और क्षेमा, जो मद्र यानी पंजाब की जो राजकुमारी थी, उसके साथ उन्होंने विवाह किया। इस तरह से विवाह करने से उनकी जो राजनीतिक शक्तियाँ थी वो काफ़ी बढ़ गई। हर्यंक वंश को हम लोग दें तो हर्यंक वंश को हम लोग देखें तो इसको पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश क्यों? क्योंकि यहाँ से हर्यंक वंश में देखेंगे कि बिंबिसार के जो बेटे हुए, है ना, बिंबिसार के जो बेटे हुए जिनका नाम अजातशत्रु था, उन्होंने अपनी बाप की हत्या करके फिर गद्दी पे कब्जा किया था। तो हम लोग डिटेल में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ही डिटेल में देखेंगे। बाकी उसमें जैन धर्म की अलग उसमें व्याख्या है और बौद्ध धर्म की अलग व्याख्या है, तो उस दोनों में हम लोग नहीं जाएंगे। बस जो नॉर्मल इतिहास है हम लोग उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है बिंबिसार से हम लोग अब अजातशत्रु के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। चलिए अब अजातशत्रु को देखते हैं। हर्यंक वंश का जो सेकंड राजा था, जो बिंबिसार का पुत्र था, उसका नाम था अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जो था वो 492 बिफोर क्राइस्ट में राजा बना, ठीक है ना। अजातशत्रु को एक और नाम से जानते हैं, इसको कुनिक भी कहते हैं। कई जगह इसका नाम जो है वो कुनिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अजातशत्रु और कुनिक इसी का उपनाम है, कुनिक, ठीक है ना। तो अजातशत्रु जो था वो 492 BC में अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, ठीक है। और ये क्या किया, ये बड़ा महत्वाकांक्षी था। इसने क्या किया, जो इसने बाहुबल से जीता, यानी वैशाली तथा काशी को इसने जीत लिया, है ना। कहाँ? वैशाली में इसके पिताजी ने शादी की थी, लेकिन इसने अपने जो मामाओं के घर थे उन्हीं पे अटैक करके उसको जीत लिया, वैशाली को जीत लिया। और इसने क्या किया, काशी पे अटैक करके काशी को भी जीत लिया। और अजातशत्रु जो था उसके साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अजातशत्रु के साथ कई सारी चीज़ें हैं कि एक तो महत्वाकांक्षी तो था ही, और तभी तो इसने अपने पिता की हत्या कर दी। और दूसरा क्या है कि इसने वैशाली तथा काशी को भी इसने जीत लिया। बाकी जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो 492 ईस्वी में हुई थी, तो उसमें उस समय भी अजातशत्रु का ही शासन था। और अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो आयोजित किया था पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो ये इतना अजातशत्रु के बारे में अगर जानकारी है तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और, मैंने ये गलत लिख दिया है, इसको मृत्यु गलत वर्ड होगा महात्मा बुद्ध के लिए, क्योंकि यहाँ से महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है ना, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो हम लोग जो है अब इसको लिख लो या उसको काट करके रेड पेन से वहाँ पर लिख देना। बुद्ध की मृत्यु कहीं नहीं लिखेंगे, क्योंकि बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो हम जब भी कभी भी कुछ देखेंगे तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण, है ना, मृत्यु नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग जो है उदयन के ऊपर में चलते हैं। उदयन या उदायन, ठीक है ना, उदयन। अब उदयन जो था उसने भी क्या किया कि अपने पिता की हत्या की, और हत्या करने के बाद जो है सो गद्दी पे बैठ गया। अब उदयन की जो सबसे प्रमुख उपलब्धि ये थी कि भाई इसने क्या किया, जो पटना नगर की स्थापना की। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो घोट लेना है कि उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना, जिसको कुसुमपुर भी कहा जाता था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उदयन ने, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। गद्दी कैसे प्राप्त कर ली थी? तो इसने क्या किया था कि अपने पिता की हत्या की, और गंगा गंडक नदी के तट पे, गंगा गंडक नदी के संगम पर, ठीक है ना,
संगम पर पाटलिपुत्र नाम का नगर बसा दिया। तो ये काम किया किसने किया था? उदयन ने, लेकिन इसने अपने पिता की हत्या की। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं शिशुनाग वंश पर, ठीक है ना। अभी तक आपने हर्यंक वंश को देख लिया था, ठीक है ना, हर्यंक वंश को आपने देखा था, और अब आप देखेंगे शिशुनाग वंश को, ठीक है। हर्यंक वंश के बाद जो वंश आया वो था शिशुनाग वंश। अब मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि अब बार बार जो हर्यंक वंश के जो राजकुमार थे वो राजा बनने के लिए अपनी पिता की हत्या जो कर रहे थे, उससे वहाँ की प्रजा ऊब गई थी। एकदम प्रजा को एकदम लगा कि यार कैसा राजा सब है, एकदम क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो प्रजा ऊब गई और उसने हर्यंक वंश को जो है वो गद्दी से उतार दिया, ठीक है ना। और इसके बाद जो है वहाँ पर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। संस्थापक इसके शिशुनाग थे और इन्होंने राजधानी को कहाँ ले गए उठा करके? वैशाली ले गए उठा करके, ठीक है ना। वैशाली में जाके अपनी राजधानी उसने बना दी, ठीक है ना। तो शिशुनाग वंश के समय राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, है ना। शिशुनाग समय वंश के समय राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। अभी तक इस तरह के प्रश्न जो है वो नहीं आए हैं, तो हो सकता है या फिर किसी एग्जाम में आए भी होंगे लेकिन बहुत कम बार आए होंगे या नगर नहीं आए होंगे। तो शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी, ठीक है ना। तो इसको घोट के रखना है। और शिशुनाग ने क्या किया? फिर अवंती को जीत लिया, ठीक है ना। अवंती के राजा प्रद्योत को हम लोग बार बार देखते हैं। अवंती को जीत लिया और इसको कहाँ मिला लिया? मगध में मिला लिया। तो ये उपलब्धि रही शिशुनाग की, ठीक है ना। शिशुनाग ने क्या किया? अवंती को जीत लिया और मगध में मिला लिया और राजधानी चेंज करके क्या कर दी? वैशाली कर दी, ठीक है ना। ये शिशुनाग वंश की शिशुनाग की जो भी उपलब्धि है वो रही। अब हम लोग देखते हैं शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक जो था, है ना, ये गद्दी पर बैठा। कहते हैं ये बहुत काला था, इसने काकवर्ण की उपाधि भी ले ली थी, काकवर्ण, ठीक है ना, मतलब कौवे से काला था, बहुत काला था वो, ठीक है। तो इसके नाम ही था उसका कालाशोक। तो शिशुनाग के बाद जो राजा बना वो बना कालाशोक। ये कालाशोक ने क्या किया? राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। और इसने क्या किया? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यानी अंतिम शासक जो था शिशुनाग वंश का वो कौन था? तो ये था नंदीवर्धन, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। इसके अलावा भी कोई प्रश्न आएगा तो हम लोग जो है चलते फिरते एक बार में जो स्टैंडर्ड बुक होगी वो स्टैंडर्ड बुक खरीद ले करके खोल करके सारे क्वेश्चंस को मैं यहीं पर सामने सामने बोर्ड पे ही बता दूंगा, करवा दूंगा मैं, ठीक है। लिखने का झंझट नहीं रखूँगा। देखता हूँ कि कितना आता है कितना नहीं आता है। मुझे लगता है यहाँ से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बस इतना ही। चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना, इसलिए मैं समय देता हूँ, या लिख लो तो बहुत बेहतरीन है। चलिए अब नंद वंश पे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सही क्रम जो है अच्छे से याद होगा। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, और इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा नंद वंश के ऊपर में, ठीक है। तो नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्मनंद। कहते हैं ये बड़ा सुंदर था, बड़ा स्मार्ट था। ये इतना स्मार्ट था कि इसने जो है शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे उनकी पत्नी को फांस लिया था। खैर हम लोग इस डिटेल में नहीं जाएंगे, ना ही यहाँ पर जाएंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि संस्थापक ये था, वो था महापद्मनंद, ठीक है। ये भारत का ऐसा पहला राजा था जिसने एक राट की उपाधि धारण की। कहते हैं ये बड़ा शक्तिशाली हो गया था, बहुत पावरफुल राजा हो गया था। ये कौन? महापद्मनंद। क्या था? संस्थापक क्या था इसका? महापद्मनंद। इसने भारत का एकमात्र राजा था जिसने एक राट की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? तो किसने किया था? महापद्मनंद ने। कई बार रिवीजन भी कर लिया करो, ठीक है ना। आज कोई स्टूडेंट नहीं है मेरा आया हुआ, ठीक है ना। आज स्टूडेंट लोग छुट्टी पे हैं तो वो भी जो है सब लोग क्लास को ही देखेंगे। और पुराण के अनुसार जो है इसको परशुराम का दूसरा अवतार माना गया है, ठीक है ना। पुराण के अनुसार से क्या किया गया है? नंद वंश के राजा महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार माना गया है, ठीक है। इसने सबसे पहले कलिंग जीता था। ये प्रश्न कई बार आता है। दरअसल इसमें अशोक ने तो कलिंग को जीता ही था, ये सब लोग जानते हैं। वहाँ पर हुए भयंकर रक्तपात के कारण उसने फिर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इतना सब कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कलिंग को पहली बार जीता था वो कौन जीता था? तो महापद्मनंद ने सबसे पहले कलिंग को जीता था। और एक जैन मूर्ति थी जिनसेन की, जिसको मगध उठा करके ले आया था, ठीक है ना। तो जिनसेन की मूर्ति को मगध कौन लेकर के आया? तो वो लेकर के आया कौन?
महापद्मनंद, ठीक है। जिनसेन, ये जैन मूर्ति जिनसेन को मगध कौन लेकर के आया, तो ले आया महापद्मनंद, ठीक है ना, नहीं भूलोगे। मैं जो एक एक लाइन बोलता हूँ ना, वो एक एक लाइन एक ऑब्जेक्टिव के जैसा है, मैंने बहुत मुश्किल से इसको तैयार किया है। खैर ये सब बात बाद में बताऊंगा मैं। तो कलिंग में इसने क्या किया, एक नहर खुदवाई, भाई इसने कलिंग को जीता और कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख जो खारवेल का है वहाँ से इसका प्रमाण मिलता है। हम सब लोग जानते हैं कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा स्टेट के आसपास कहीं पर था, वहीं पर था आसपास उड़ीसा के अंदर, और कुछ हिस्से बाहर के रहे होंगे, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। इसलिए हमें ये देखना है कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है, अभी भी है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न भी हमारे बनते जाने चाहिए। तो कलिंग में क्या हुआ, इसने एक नहर खुदवाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसका अंतिम 10 राजा हुए इसमें, अंतिम राजा जो था इसका वो था धनानंद, ठीक है ना। अंतिम शासक इसका कौन सा था, तो वो था धनानंद। और धनानंद जो था वो बड़ा लालची राजा था, ठीक है ना, शक्तिशाली तो था ही, बड़ा लालची राजा था। एक बार इसने, धनानंद ने, मतलब विष्णुगुप्त जो बाद में चाणक्य हुए और बाद में कौटिल्य के नाम से भी जाने गए, उसका इसने काला कलूटा होने के कारण उनका बड़ा अपमान कर दिया था, ठीक है ना। अंतिम शासक कौन था इसका, धनानंद, ठीक है ना। तो बाद में इसकी सत्ता जो है वो पलट दी गई और यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य अपने आप में फुल काफ़ी लंबा इतिहास हो जाता है, तो मौर्य वंश से संबंधित मैं अलग से लेक्चर लूँगा। यहाँ पर राइज ऑफ मगध, यानी मगध का जो उदय हुआ था वो वहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि मौर्य वंश में तो चरमोत्कर्ष आ गया था, चरम आ गया था मगध का, ठीक है ना। तो बस आगे देखते हैं कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 बीसी में हुआ था, 326 बिफोर क्राइस्ट में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। उस समय पाटलिपुत्र पर धनानंद का शासन था, लेकिन सिकंदर की सेना थक चुकी थी। दूसरा जो है वो मगध एक मजबूत माना जाता था महाजनपद, इसलिए सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ आके इसको जीते। तो सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में हुआ था, उस समय पाटलिपुत्र पर धनानंद बैठा हुआ था। बाद में हम लोग देखते हैं कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पलट दिया और धनानंद को हटा करके गद्दी से उतार, इसका वहाँ पर स्थापना हो गया। चलिए यहाँ तक तो देखते हैं बहुत बेसिक से। अभी देखिए कई सारे साक्ष्य हैं और उस साक्ष्य के अनुसार से हम लोग देखते हैं कि महापद्मनंद जो था वो नाई जाति का था, है ना, नाई जाति का था। और महापद्मनंद के बाद जो शासन आया वो शासन आया शूद्र शासन। शूद्र शासन कौन लेकर के आया, तो कौटिल्य। कौटिल्य क्या थे, तो एक ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण कौन सा शासन लेके आ रहे हैं, शूद्रों का शासन, ठीक है ना। तो जो इतिहास पढ़ेंगे उनके अंदर से जात पात या धर्म वगैरह का जो भेदभाव है ऐसा ही मिटता चला जाएगा, क्योंकि हम इतिहास में देखेंगे जो बड़ी बड़ी और महान जो घटनाएं हुई है वो हर जाति, धर्म, मजहब या जो मत मानने वाले हैं उनसे अलग हटकी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो पढ़ो ऐसे कि बस आनंद आ जाए और जीवन में नई चीज़ें सीखते रहो। तो अभी की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।